सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, केपी और पंजाब असम्बलियाँ तहलील होने के बाद सूबों में इंतखाबात के हवाले से जो क़यास आराइयाँ हो रही थीं वो उस वक्त अंजाम को पहुँची जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने गवर्नर पंजाब और निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और इस मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि मौजूदा हालात में मुल्क अलग अलग इलेक्शंस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चुनाचा कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात अगस्त में वफाकी हुकूमत की मुद्दत पूरी होने के बाद कराए जाने चाहिए। तो साथ ही वफाकी इत्तेहाद ने यह ऐलान भी कर दिया है कि पंजाब और केपी के इंतखाबात 90 रोज से आगे ले जाने के लिए नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह ये वाज़ेह हो गया है कि हुक्मरान दोनों सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात 90 रोज में कराने का कोई इरादा नहीं रखते। कानून में इस बात की कितनी गुंजाइश मौजूद है, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने। सर, वेलकम टू द शो। जी, अस्सलाम वालेकुम अनवर मंसूर साहब। ये जो आर्टिकल 254 का सहारा लिया जा रहा है, जो कि जनरल प्रोविजंस के अंदर आता है, जो 5-6 आर्टिकल्स हैं जिनमें प्रेसिडेंट की सैलरी वैलरी इस तरह की चीज़ें हैं, उसके अंदर फेलियर टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट एज टू टाइम डज नॉट रेंडर एन एक्ट इनवैलिड। ये एक जनरल प्रोविजन सी बनी हुई है। आप मुझे ये बताइएगा कि इसको किस हद तक स्ट्रेच किया जा सकता है और क्या इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती हैं इसको जैसे कहते हैं इम्पोज करने के लिए या इसको कॉल फॉर करने के लिए इस एक आर्टिकल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक नया जो एंगल ढूंढा है इसके अंदर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो 254 है, ये इसको हम आमतौर पे अमृत धारा कहते हैं कि शायद इसका सहारा लिया जा सकता है जहां कोई मजबूरी हो जाए। मजबूरी जो होती है उसका मतलब ये होता है कि पर्पसिव एक्ट ना हो, कोई कैलकुलेटेड एक्ट ना हो, कोई ऐसा एक्ट ना हो जिसके अंदर के आप जानबूझकर अवॉइड करना चाहते हैं एक चीज को, तो उस सूरत में 254 का सहारा लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है उसका। मगर जब आप एक चीज को उस धारे पर डालना चाहते हैं कि हमने तय कर लिया है कि हमने इलेक्शन नहीं कराने हैं, और जब हम ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन नहीं कराने हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में तलाश करते हैं कि कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो हमें सपोर्ट कर लेगा। जो अल्फाज इसके हैं, मैं जरा पढ़ दूं इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जी जी। इसमें लिखा है, व्हेन एनी एक्ट और थिंग इज रिक्वायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी डन विद इन द पर्टिकुलर पीरियड एंड इट इज नॉट डन विद इन द पीरियड, द डूइंग ऑफ एक्ट और थिंग्स shall not invalidate or otherwise ineffective by the reasons only that it was not done within that period। इसका मतलब यह है कि जब एक्ट किया जाएगा, ठीक, अगर डिले हो गया है तो वो इनवैलिड नहीं होगा। मतलब यह है कि अगर फर्ज करें कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में करा देते हैं तो वो इलेक्शन इनवैलिड नहीं होंगे। मगर इशू ये है कि किस मकसद से किया जा रहा है। तो वो लोग जो इसको जानबूझ के डिले कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग, बल्कि पर्पसिवली कर रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल इसको कोर्ट्स में जा सकते हैं। और मेरे ख्याल में इसके अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद एक पिटीशन पेंडिंग भी है इसी ग्राउंड के ऊपर। और वो बिल्कुल आई एम श्योर एंड पॉजिटिव कि कोर्ट्स जो हैं वो इसको इस तरह से लेंगी, नॉट ओनली बिकॉज कि अगर उन्होंने सिर्फ जो फैसला उन्होंने दिया है इस ग्राउंड पे दिया है कि अलग अलग इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। देखिए, जी बिस्मिल्लाह जी फरमाइए। अलग अलग इलेक्शन नहीं हो सकते हैं ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। कानून के अंदर कहा है कि जैसे ही 105(3) उसमें कैटेगोरिकली कहा हुआ है कि 90 दिन में इन्होंने कराने हैं और डेट देनी है, तो दैट इज द कमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और उसके लिए एक तौजी ढूंढना जो है, या कोई तरीका ऐसा निकालना कि जिसके अंदर के आप जानबूझ के डिले करना चाहते हैं, वो 254 पे कवर नहीं होता है। अच्छा मकसूद साहब, इसमें एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है। एक बात तो ये है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो इंटरप्रिटेशन है, ये सोल राइट है, प्रेरोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और यकीनन इसके कोर्ट्स जाएंगी। लेकिन इसके अंदर एक तो ये है कि पहले तो ये जस्टिफिकेशन मांगेंगी। एक और रीज़न दी जा रही है कि हम तो जस्टिफिकेशन दें कि क्यों हम डिले कर रहे हैं, लेकिन अर्ली असेंबली तोड़ने की भी कोई जस्टिफिकेशन मांगी जा सकती है कि आपने क्यों तोड़ दी इतनी पहले। देखिए, वो तो एब्सोल्यूट राइट है चीफ मिनिस्टर का कि चीफ मिनिस्टर ऑटोमेटिकली वो जब जैसे ही वो एडवाइस करेगा तो उसके अंदर कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जैसे 105 में गवर्नर के लिए है कि उसको कोई और तरीका नहीं होता, कोई और तरीका से डिले नहीं कर सकता। इसी तरह से जो चीफ मिनिस्टर का पावर है वो एक्सक्लूसिव एंड एब्सोल्यूट पावर है कि किसी वक्त भी असेंबली को तहलील किया जा सकता है। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अनवर मंसूर साहब, हमारे साथ इस वक्त सीनियर तज्जियाकार ज़फ़र हिलाली साहब भी मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, आप अगर कुछ पूछना चाहें। थैंक यू वेरी मच। आपका एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑल इनकम्पसिंग है, और जितना अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है उसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्शन को पोस्टपोन करना चाहते हैं इसलिए कि आप हार जाएंगे, वो नहीं हो सकता। मगर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो तो ये नहीं कहेंगे अगर करना पड़ा। मुझे पता है कि इस वक्त एक प्लान है जो इमरान खान को डिस्क्वालिफिकेशन का वो जल्द से जल्द हो सकता है, और जैसे वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सादिक एंड अमीन आ जाए तो उसके बाद वो फौरन इलेक्शन का एक डेट वो दे देंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो प्रोविज़न है शायद इसकी ज़रूरत ना पड़े, मगर अगर पड़ता तो इट्स गुड टू नो, जैसे आपने एक्सप्लेन किया है कि कोई बहाना नहीं है इस तरीके का विच विल एनेबल यू टू मिसकंस्ट्रू एंड मिस इंटरप्रेट दिस आर्टिकल। थैंक यू। मंसूर साहब, इसके साथ अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो आपकी इस मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त हो जा रहा है कि तमाम तर हमारी जो पॉलिटिकल डिस्प्यूट है वो अदालतों के दरवाजे पे जाके रुकी हुई है। हम किसी शख्स को वैसे तो नाअहल करार नहीं दे सकते, हम उसको अदालत के ज़रिए या मुख्तलिफ रास्तों के ज़रिए से दे रहे हैं। आप चूँकि ज़ाहिर बात है अटॉर्नी जनरल रहे हैं, और अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट ओनली ए लीगल ऑफिस, इट्स बेसिकली एन ऑफिस जिसको बाकी पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों को भी उसको देख रहा होता है और पॉलिटिकल हालात को भी देख रहा होता है। It's not sheer a legal representative of the state या the government। तो कहने का मकसद यह है कि ये जो इस वक्त प्रोसेस चल रहा है एक वाया मीडिया कोर्ट इमरान खान को नायल करने का, और उसके साथ साथ ये क्राइसिस किस तरह लीड करेगा हमें। और ये साहब बात ये है कि बहुत मुख्तलिफ तरीके और मुख्तलिफ केसेस फाइल किए गए हैं, और अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स भी जो हैं वो ज़्यादा इसके ऊपर इतना फेवरेबल नहीं लग रहा है। इलेक्शन कमीशन के अंदर भी ये मामला शुरू किए हुए हैं, और ज़ाहिर है कोशिश उनकी ये है कि पॉलिटिकली इमरान खान साहब को डिसइंफ्रेंचाइज करा दें, उनको जो है वो नाअहल करा दें, और नाअहल कराने के बाद फिर वो ये समझते हैं कि शायद पीटीआई के अंदर वो अथॉरिटी या पावर नहीं रहेगी जितनी इमरान खान के होने से होती है ना। जाहिर है कि ये बात उनकी है। अगर ये बड़ा एक मलेशियस वो एक्शन है। मैं ज़रा सा एक्सप्लेन इसको इस तरह से और कर दूं कि इलेक्शन कमीशन ने, आपको याद होगा, प्रोहिबिटेड फंडिंग केस के अंदर कोशिश की है कि किसी तरह से उसको नाअहल कर दें, और ये कहा कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो क्योंकि गलत है और इसलिए उनको नाअहल कर दिया जाए। हम इसको गए लेकर हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो आपने जल्दी में एक इंटरिम रिपोर्ट सी बना दी है
और उसके अंदर ये ग्राउंड भी ले लिया है कि इनको नाअहल कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट मेड बाय हिम। तो उसमें कोर्ट ने कहा कि आप ये नहीं कर सकते और ये सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट कर सकता है। अब ये एक डायरेक्शन एक और क्रिएट कर दिया और सही टेक्निकली तो बिल्कुल सही है कि सिविल कोर्ट के अलावा कोई और डिक्लेयर नहीं कर सकता, मगर डिले करके एडवांटेज इमरान को तो दे दिया उन्होंने, मगर उसके साथ साथ FIA के मामलात खोल दिए, जबकि कोर्ट ने यह कहा है कि यह सिर्फ और सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, FIA के पास ये इख्तियार नहीं है। मगर वो FIA को इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं ताकि ये इमरान खान को ये कर दें, इसको नाअहल करवा दें। और ये एक इशू क्रिएट है, तकरीबन कोई 100 केसेस बना दिए हैं एक और कोई कोर्ट जो है वो बड़ी मुश्किल से उनको रिलीफ दे रही है। ये एक इशू क्रिएट हो गया है और ये पॉलिटिकल इशू चूंकि क्रिएट हुआ है और जुडिशल साइड के ऊपर चला गया है, तो नेचुरली इसके अंदर कंटेस्ट करना पड़ेगा। और चूंकि इतना इन्वॉल्व कर दिया है इतने सारे केसेस के अंदर, तो वो टाइम जो आपके पास होता है पॉलिटिकल थिंकिंग का, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये सब बातें जो हैं ये बड़ी कैलकुलेटेड हैं और कोशिश यही हो रही है कि इनको किसी तरह से 62 में इनको वो करा दें, नाअहल कर दें। देखते हैं इसके अंदर होगा क्या, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बड़ा कदम इमीडिएटली कोई लेगा। इसके लिए बड़ी मुश्किल होगी इनको, बिकॉज लॉ जो है वो बड़ा क्लियर हो गया इसके अंदर। जी, आखिरी सवाल इसमें अनवर मंसूर साहब ये है कि इस सारे सिनेरियो में एक तो इसकी जुडिशल सूरत हाल है, एक ये है कुछ जुडिशल अपना डिसीजन का पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो कि राइट फ्रॉम 200 केस ऑनवर्ड से अब तक चला आ रहा है। यहाँ हमारे दोस्त हैं साकिब निसार साहब, उनका इतनी लंबी एक्सरसाइज जो कि पूरी पब्लिक हुई थी, उसके बावजूद भी जो मीडिया है, जो पब्लिक है, वो उसके अंदर एक जिसे कहते हैं एक ऑब्जेक्टिव इमेज नहीं क्रिएट कर पाई। क्या अब आप समझते हैं कि ये इमरान खान वाली जिस जगह पॉपुलैरिटी की हाइट पे है इमरान खान, यानी नवाज शरीफ उस पॉपुलैरिटी की हाइट पे नहीं था, उसके बावजूद भी एक ऑब्जेक्टिव इमेज नहीं बन सका, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, क्या आप समझते हैं कि इतना बड़ा तूफान नहीं खड़ा कर सकती ये सारी की सारी, और ये खुद अदलिया के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो एक बड़ा मैसिव इशू बन जाएगा। और इशू मैसिव ही नहीं होगा, ये तो अगर इस किस्म का कुछ होता है तो ये मुल्क में एक इंतशार सा पैदा हो जाएगा और ये बड़ा नुकसानदेह होगा हमारा इन व्यू, जब हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस है इसके अंदर और ज़्यादा वो हो जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा करना चाहिए, मगर अगर ये किया तो कोर्ट्स भी बड़ी बदनाम होंगी इसके अंदर, और इसके अंदर जो है वो जितना जो लोग हैं जिस तरह से बाहर निकलेंगे, मुझे डर ही लगता है कि ऐसा ना हो कि एक नया क्राइसिस पैदा हो जाए इसके अंदर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनवर मंसूर साहब, बहुत मेहरबानी आप हमारे साथ थे। जी अच्छा, अनवर साहब बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, वो कह रहे हैं कि जो मुकर्ररा वक्त के बाद जो इलेक्शंस होंगे वो इनवैलिड नहीं करार दिए जाएंगे, लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो फिर वैलिड रीज़न देनी पड़ेगी इलेक्शन डिले करवाने की। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, वक्त ब्रेक का। नाज़रीन, ऐसे वक्त में कि जब मुल्क मुआशी मसाइल में घिरा हुआ है और IMF से मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो हुकूमत पंजाब और KP में इलेक्शन ना करवाने का ऐलान कितना ख़तरनाक हो सकता है। हिलाली साहब, अगर तहरीक इंसाफ इस बात पर सड़कों पर आ गई, हंगामा आराई शुरू हो गई, तो फिर मामला तो मजीद बिगड़ जाएंगे। शायद बिगड़ जाए, मगर ख़तरनाक क्यों हुआ है भाई? किस बात पे ख़तरनाक हुआ है? कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते? तो आपको याद नहीं है क्या हुआ था जब एक आर्मी चीफ ने जाके जरदारी साहब को कहा था कि 9% बढ़ाएं तनख्वाह आर्मी का? तो जब उनका फाइनेंस मिनिस्टर में बकौल एक कहानी है, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा प्रिंट इट,
तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इलेक्शंस ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपको ऐसा बहाना लोकल करेंसी का इस्तेमाल करना, इट्स नॉट ऑन। क्या आप सेव नहीं कर सकते? तनख्वाह कम करें, ये 100 में से 20 कर दें या 10 कर दें, ये कैबिनेट को, और पता नहीं कितने सीट्स के इलेक्शन सिर्फ वही बचत से आपकी हो सकती है। आप जाके गाड़ियां काटें, ये किस्म के जो अलाउंसेस हैं और ये और वो 101 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि यू शुड एक्सेप्ट रिडिकुलस आर्ग्यूमेंट कि हमारे पास रुपया नहीं है इलेक्शन होल्ड करने के लिए। नॉनसेंस, ये बहाना है। तो मेरे ख्याल में ये चलेगा नहीं। चलेगा नहीं क्या, मैंने इसको एडवांस ही करना इज स्टूपिड। ठीक है। और ये सब आपको क्या लगता है, पीटीआई किस तरह का रद्द अमल देगी अगर इलेक्शन डिले हो जाते हैं? देखिए, पहली बात है कि पीटीआई का खुद रद्द अमल की जरूरत नहीं, पब्लिक बहुत बड़े रद्द अमल में आ जाती है। आपको याद होगा कि इमरान खान को जिस वक्त तोशाखाना केस के अंदर नाअहल करार दिया गया था, पूरे मुल्क के अंदर लोग खुद बाहर निकल आए थे और रात को 12 बजे इमरान खान ने तकरीर करके उनको वापस भेजा था। लोग बहुत तंग आए हुए हैं, मैं आपको सही बात बताऊं, इस हद तक तंग आए हुए हैं कि लोग जो हैं, एक तो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की बदतरीन माशी सूरत हाल का शिकार हैं। आप सोच नहीं सकते कि गली मोहल्ले जगह इलाके जहां पर आप खड़े हो जाएं, आपको आपका गिरबान लोग थामते थे, कहते क्यों नहीं बोलते उनके खिलाफ, क्यों नहीं कहते उनके खिलाफ। आप अगर कह रहे हो तो आपकी तारीफ करते हैं। आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे आप बात कर लो तो वो आपसे, सच्ची बात यह है कि जिसने कभी जिंदगी में कर्ज नहीं मांगा था वो भी आपसे कर्ज मांग रहा है। डिफरेंस की सूरत हाल ये हो रही है कि सिर्फ 6 महीने पहले मैं कागज़ A4 साइज के मंगाया करता था, वो कुछ 750-800 रुपये के थे, आज मैंने 1800 रुपये के मंगवाए। ये सिर्फ कागज़ का फ़र्क की बात कर रहा हूँ। ये इसका एहसास नहीं है किसी को भी, और इस एहसास की सूरत हाल के अंदर वो खैर इकनॉमिक उसमें आइंदा उसमें आप क्या क्या हम कर सकते हैं। आप अवाम ने एक होप क्रिएट कर लिया एक शख्स के साथ। ये नवाज शरीफ को भी पता है, ये मरियम नवाज को भी पता है, ये असद जरदारी को भी पता है। अगर उनको नहीं पता है तो वो पॉलिटिशियन नहीं है। जिस पॉलिटिशियन को अवाम की नब्ज का नहीं पता उसको सियासत छोड़ देनी चाहिए। ये साद रफीक को भी पता है, ये शायद खाकान अब्बासी को भी पता है कि कौन पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के अंदर। जितना मर्जी वो आके खड़े होके जो मर्जी करें, जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करे, जिस तरह की गुफ्तगू करे, जिस तरह की बातें करे, ये पता है उनको। जब आपको ये पता है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके लोगों ने एक शख्स के साथ उम्मीदें वाबस्ता की हुई, आप उसको इलेक्शन में आके उसके साथ मुकाबला करें, और अगर वो गवर्नमेंट में आता है तो फिर उसको गवर्नमेंट के आके उसको टेस्ट करें। वो फेल हो जाएगा बकौल आपके कि वो नहीं चला सकता। जब आप कहते हैं 3 साल नहीं चला तो फेल हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की सियासत इतनी गंदी है। मुझे शोरश कश्मीरी ने कहा था कि मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, घिरी हुई है तवाइफ तमाशबीनों में। ये पाकिस्तान दाव पे लगा देंगे, ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम दाव पे लगा देंगे, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका मुखालिफ जो इलेक्शन जीते। हौसला नहीं है। इनकी गुफ्तगुएं देखें। मरीम नवाज इतने अरसे से आ गई है ना, आज आप मुझे बताइए इस पूरे अरसे के अंदर उसकी तकरीर में मुझे एक लफ्ज बताएं कि इसका प्रोग्राम क्या है। कुछ नहीं, कुछ सामने गुज़श्ता 3 साल की तकरीरों में बताएं। उसको ये नहीं पता होगा कि IMF क्या चीज होती है, उसको ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान का इंटरनेशनल एजेंडा क्या चीज है, उसको ये भी नहीं पता होगा कि पाकिस्तान के बजट का साइज क्या है और उस साइज में डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन क्या है। लेकिन उसको ये पता है कि उसको खूबसूरत कैसे लगना है, कितना लगना है, किस तरह लगना है, और कैसे पब्लिक के सामने अपने आप को एक शानदार तरीके से पेश करना है। सारे करते हैं, इमरान खान भी पेश करता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ ना कुछ सब्सटेंस यार होता है इस मुल्क के अंदर। जरदारी इससे ज्यादा ज़हीन है इस औरत से। शहबाज शरीफ कुछ ना कुछ है, मेहनत करता है, बात करता है, कोई ना कोई बात आगे निकाल लेता है। नवाज शरीफ ने वक्त के साथ साथ लर्न करके कुछ ना कुछ सीख लिया हुआ है, और कोई नहीं तो 4 चिट्टे हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन आप 4-5 फिक्रे, वो जो मेरा दोस्त शेख अपना परवेज रशीद लिखते हैं, या हमारे बुजुर्ग इरफान सिद्दीकी साहब लिखते हैं, वो घड़त के फिक्रे, वो जो आगा अशर के डायलॉग होते हैं, वो जो ये नोब तोल के इतना तुमने पॉज देना है, इतना तुमने स्ट्रेस देना है, या तुमने उंगली हटानी है। यार आप इस मुल्क को दे क्या रहे हो?
मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप इस मुल्क को अंदर इंतशार देना चाहते हो। ये इलेक्शन अगर डिले हुए 90 दिन के बाद, मैं आपको आज सच्ची बात बताऊं, इस इलेक्शन से पाकिस्तान के अंदर जो क्राइसिस आएगा, मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जिंदगी के चंद एक छोटे मोटे बड़े थोड़े से तजर्बात समझ लें, ज्यादा नहीं है, लेकिन उन तजर्बात की बुनियाद के कहता हूं कि पाकिस्तान का इस क्राइसिस को आप संभाल नहीं सकेंगे। अच्छा, आप समझते हैं कि आप एक जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन करेंगे? क्रैकडाउन की भी एक लिमिट होती है भाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, आपको नहीं लगता कि इलेक्शन ना करवाना हुकूमत के अपने लिए भी चैलेंजिंग हो जाएगा? एक तरफ महंगाई से तंग आए अवाम है, तो दूसरी तरफ पीटीआई की जेल भरो तहरीक है, तो क्या हुकूमत के लिए दोनों महाजों पर निपटना मुमकिन हो सकेगा? जब तक हुकूमत के साथ इस्टेब्लिशमेंट हो, उस वक्त तक हुकूमत ऐसी बातें सोचेंगी नहीं। वो कहेंगे कि ये आपकी जिम्मेवारी है। जिस वक्त उनको पता चल गया कि वाकई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और वाकई उनके कहने पे कॉन्स्टिट्यूशन का इन स्पिरिट वायलेशन, उन पे आके कहेंगे अब तुम लॉ एंड ऑर्डर रखो, इसलिए कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इन स्पिरिट वायलेट किया है, तो वो क्यों करेंगे? बल्कि उनका मशवरा होना चाहिए नॉट ऑन, और हैं उनका वो होना चाहिए। वो एक स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के, उनका फर्ज है बताना, उनका हक है बताना, जैसे आपका भी है और मेरा भी है। अगर पूछा जाए तो क्यों नहीं बताएंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस किस्म की रिस्क लेंगे। किस लिए भाई, किस लिए? माय गॉड, अच्छा यही पाकिस्तान की इंटेग्रिटी दाव पे लगाना, इसलिए कि आप एक गवर्नमेंट और एक आदमी की शक्ल नहीं चाहते हैं, सीखा नहीं है कुछ। बिल्कुल ठीक है। यही सवाल कि किस लिए वो ये करना चाहते हैं। उरिया साहब, ना महंगाई कंट्रोल में है, ना आवाम किसी लिहाज से मुतमईन है, तो फिर अपने इख्तिदार को तूल देकर हुक्मरान आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? कहीं वो ये तो नहीं सोच रहे कि चंद महीनों में मईशत ठीक कर सकते हैं, उसके बाद वोट मांगने चले जाएंगे। देखिए, बहैसियत एक प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं एक बात आज बहुत बहुत दर्द दिल के साथ रिक्वेस्ट कर रहा हूं। अमेरिका में एक था चीफ जस्टिस मार्शल, और ये सारे जजों ने ये केस पढ़ा हुआ है और सारे जजों ने इस केस को जानते हैं। उसका एक मशहूर केस था मरबरी वर्सेस मेडिसन। इस केस के अंदर उसने तस्वर दिया था जो जुडिशियल ओवरसाइट, और उसके फिक्रे बड़े मशहूर हैं कि पाकिस्तान के अमेरिका के सियासतदान इतने मैच्योर नहीं हुए कि ये मुल्क की बागदौड़ उनको बिल्कुल बगैर किसी ओवरसाइट के उनके सुपुर्द कर दी जाए। अच्छा। और हम इनको देखेंगे ये क्या करते हैं। आपको हैरानी होगी कि कुछ अटॉर्नी जनरल की पोस्टिंग 400-500 के करीब की गई थी एक दो तीन स्टेट्स के अंदर, और वो पॉलिटिकल थी और वो मेरिट पे नहीं थी, उससे खत्म कर दी। मशहूर केस है वो। और जब तक वो चीफ जस्टिस रहा, उस शख्स ने बाकायदा कहा कि जजिस की यह जिम्मेदारी बनती है इंसाफ के कुर्सी पे बैठ के कि वो इस मुल्क को गलत रास्ते पे ना चलने दें। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के हर जज की और हाई कोर्ट के हर जज की हम इज्जत करते हैं, लेकिन अगर लोगों को एक दिन अंदाजा होना शुरू हो गया, और जैसे वैसे काफी अरसे से अंदाजा है, आज से नहीं जस्टिस मुनीर से अंदाजा है। जिस दिन आपने एक फिक्रा बोला था ना, उसने लिखा था कि सक्सेसफुल रेवोल्यूशन इज जस्ट ताकतवर इनकलाब जायज होता है। यानी अगर आप ताकत से कब्जा कर ले तो बजाते खुद लॉ बन जाता है। यानी सैयदना इमाम हुसैन जो है वो हक पर नहीं होते, यजीद हक पे हो जाता है, क्योंकि उस पर ताकत है। उस दिन पाकिस्तान के अंदर लोगों का बहुत हद तक एतमाद उठ गया था आपसे ऊपर। फिर आपने जब बाद में मुख्तलिफ किस्म के फैसले किए आसमा जहांगीर केस के अंदर, फिर उसके बाद उसका बाद में जो इफ्तिखार चौधरी वाला जो केस आया जिसमें आपने 3 साल के लिए मुशर्रफ को अमेंडमेंट की इजाजत देती, लोगों का एतमाद उठा हुआ है। खुदा के लिए इस एतमाद को बहाल करें, ठीक है, पब्लिक की नब्ज देखें और उसके मुताबिक फैसला करें, खौफ के दरमियान फैसला ना करें, बिल्कुल सही, मसलियत के दरमियान फैसला ना करें। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, असेंबली के इलेक्शन से तो डिले हो ही रहा है, हुकूमत एक तरफ ये मामला तो लटका ही रही है, एक और मामला भी लटक गया है। एपीसी का इजलास जो कि बुलाया जा था वो अब मौखिर हो रहा है, और वजह बन रही है जी टर्की का दौरा।
तो क्या देख रहे हैं आप? ना APC बुलाई जा रही है, ना इलेक्शन हो रहे हैं, ना महंगाई कंट्रोल में है, तो कौन से कामों में मसरूफ़ है हुकूमत? रामीन, आपने ये मेरे ख्याल में ये कंक्लूजन जो आपने ड्रॉ किया है मुनासिब नहीं है। 2 दिन के लिए 7 से 9 तारीख तक पोस्टपोन किया है, और क्या फर्क पड़ता है 2 दिन का अगर उनको पोस्टपोन प्रायोरिटाइज किया। हमने अंदर के मामलात करने ना, इंटरनल मामलात। इस वक्त दहशतगर्दी का इतना बड़ा मसला है। नहीं, अगर 2 दिन के लिए, इसलिए कि जनरल मुशर्रफ का इस वक्त ये था और कुछ लोग उधर जाना चाहते थे और काफ़ी लोग उधर जाना चाहते थे, अगर ये सब है तो इट्स अ प्रैक्टिकल, ये कोई सिग्निफिकेंस मैं ये 2 दिन का नहीं अटैच करता हूँ। सिग्निफिकेंस हम इस चीज़ का अटैच करें कि ऐसी हरकत आप कर सकते हैं इसलिए कि आप जानते हैं कि इस वक्त अगर इलेक्शंस हो आप हार जाएंगे। ये कोई तरीका है? जस्ट बिकॉज यू विल लूज सो देयर शुड बी नो इलेक्शन? ये किस किस्म का लॉजिक है भाई? कानून को तोड़ो, सब चीज तोड़ो। ये बिल्कुल सही कहा है औरिया साहब ने भाई। मैं समझता हूं मुशर्रफ अच्छा आदमी था, मगर कौन कहता है कि हमारे कोर्ट्स को ये हक था कि उसको कहे 3 साल के लिए जो भी तुम करना चाहते हो कॉन्स्टिट्यूशन को तुम्हारे मतलब चलाने के लिए कर लो, और फिर उसी आदमी को ट्रेटर कहो, सजाएं मौत दो। और वो पार्टीज जो आज कहते हैं वो ट्रेटर था, आपने कभी बेनजीर भुट्टो को सुना है? जिस दिन उन्होंने टेक ओवर किया था उसने कहा कि एक बहुत बड़ा डेस्पॉट नाम नवाज शरीफ को इसने हटाया है, बड़ी अच्छा काम किया है। अगर भी ये डिक्टेटर है उसने एक डेस्पॉट को निकाला है। और ये देखिए, प्लीज अंडरस्टैंड, कोई सेंस ऑफ बैलेंस, ट्रूथ, ये सब कन्वीनियंस के लिए कहते हैं। 2 दिन बाद उसके 2 साल बाद उसके साथ जाके कोई साइन कर लेते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उस आदमी के साथ जो आपने डेस्पॉट किया था। तो लेट्स फेस इट, ये 2 दिन मीन्स नथिंग। अच्छा। हाँ, अगर ये 2 दिन का मतलब ये है कि आप इनविटेशन उस तरीके से जिस तरीके से होना चाहिए नहीं इश्यू करेंगे, इनविटेशन आप अखबारों के हेडलाइन से प्रिज्यूम नहीं कर सकते। अगर आप आ जाएं कि हाँ मैंने पढ़ा था, आपने मुझे इलेक्शन भेजा, मैं आ गया हूं, वो कहेंगे किधर है दावतनामा? फिर क्या होगा? उसमें ऐसा उसमें लड़ाई हुई है बहुत जबरदस्त इनकी आपस में, और पीपल्स पार्टी ने कहा है कि रिटर्न इनविटेशन दो, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं इनविटेशन नहीं दूंगा, इसलिए कि ये एजाज साहब ने जो कह दिया वही काफी है। उसके ऊपर बकायदा मचाया तो 2 दिन के लिए यहीं पर ही डिले हो गई थी। टर्की में जल्जला नहीं आया था अभी, जल्जले से पहले ही उनको मुशर्रफ भी नहीं भी आया था, उससे पहले ही उन्होंने डिले कर दिया था। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखिए मैं आपको बताऊं, जुनेजो ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी एक जमाने के अंदर, आपको याद होगा अफगान सिचुएशन पे, उसने कहा था लेट इट बी ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में होता ये है कि कोई सदारत नहीं करता। यहाँ तो शहबाज शरीफ साहब को शौक बहुत है ना सदारत करने का। अंडर द चेयरमैनशिप एंड द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये असल में खुद है, और इस खुद से वो निकल नहीं सकते। ये वजह है कि पाकिस्तान जो है उसके अंदर कोई इस्तेकाम नहीं आ रहा। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, एक और मामला है, लाहौर हाईकोर्ट ने तोशा खाना के सरबराह को आखिरी मौका देते हुए कहा है कि वो 21 फरवरी तक अपना एफिडेविट और 1947 से लेकर अब तक तोशा खाना के तहाइफ हासिल करने वालों की मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें, वरना उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी की जाएगी। तो वफाकी काबीना ने 24 जनवरी को तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दी थी, इसके बावजूद रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया है। तो क्या वजह हो सकती है हिलाली साहब? हुकूमत किसी खौफ में मुब्तला है? देखिए, हुकूमत का बहाना यह है कि बाहर के जो मुल्क हमारे दोस्तें हैं वो ऑब्जेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर वो ऑब्जेक्ट करेंगे आप पूछ लें, और अगर उनकी कोई ऑब्जेक्शंस हैं, किस बेसिस पे ऑब्जेक्शंस हैं? क्या आपने कोई इस तरीके के खिलौना दिया है कि वो पब्लिश नहीं हो सकता, बताया नहीं जा सकता? व्हाट काइंड ऑफ आप कह रहे हैं ये? क्या बोतल तो मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ, ये तो फिर आप फिर सोचिए फॉर 1 मिनट। वे मतलब तो इसका वेरी क्लियर है भाई। मतलब ये है कि कुछ चीजें जो खरीदे गए हैं
वो खरीदे नहीं गए हैं, इन अ सेंस वो चोरी किए गए हैं। दे हैव बीन स्टोलन, द प्राइस इज सो लो, दे हैव बीन स्टोलन। समझ गए आप? ठीक है। गाड़ियों का प्राइस, अच्छा कुछ ऐसे चीजें लिए गए हैं जिनको आप ले ही नहीं सकते, मिसाल के तेरे गाड़ियों का। तो ये बेहतर है कह दो कि स्टेट ये। और बाय द वे, अगर ये स्टेट सीक्रेट था तो 1923 का एक्ट हमारा हाई कोर्ट ने कैसे इनको कहा कि ये बताओ? ऑन व्हाट ग्राउंड्स आर दे ओवर रूलिंग एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? किस बेसिस पे वो कह रहे हैं बताओ? आप जाएं पार्लियामेंट में, आप जाएं ओवरटर्न द 1923 सीक्रेट्स एक्ट जो ये चीज को कहता है कि नीड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, और फिर आप कहें तो जाहिर है कि ये तो कोई, हम अस्यूम तो नहीं कर सकते हैं कि हाई कोर्ट नहीं जानता है उसका काम क्या है, दे डोंट नो द लॉ, वी मस्ट अस्यूम दे नो द लॉ। तो वो सोचते होंगे कि ये सीक्रेट नहीं अप्लाई करता है, मगर गवर्नमेंट ये बहाना इस वक्त कर रही है कि ये एक सीक्रेट है और हम नहीं बता सकते। ये देखिए, चोरी आप छुपाने के लिए ऐसे हरकतें करते हैं जो एक्चुअली 2 मिनट में वो खुल जाता है। वी नो इट्स ऑल नॉनसेंस। ठीक है। और ये बताना नहीं चाहते, आपको क्या लगता है? पूरा कीमत नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन 1947 से लेके अब तक, अव्वल तो शुरू में तोशाखाने होते ही बहुत कम थे, और दूसरी बात यह है कि तोशाखाने जो है ना ये हैं आए हुए हैं 73-74 के बाद। अच्छा। जब गल्फ में पैसा आना शुरू हुआ तो वहाँ उन्होंने पैसे देने, वरना आप इंग्लैंड में, अमेरिका में, बाकी जगहों पे जाएं तो सोवेनियर्स टाइप चीज़ें देते हैं, कुछ ज़्यादा उसकी कीमती चीज़ें नहीं होती। ये शो ऑफ करने का रवाज जो है इन्हीं इलाकों के अंदर है, और यहाँ से वो गाड़ियाँ भी आती हैं, बाकी चीज़ें भी आती हैं। अब उसमें जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब ने, मुशर्रफ ने, बाकी लोगों ने, सब ने उसके अंदर चीज़ें जो है वो ली हुई हैं। अब उसमें कहा जाता है कि ये अब देखिए, आप अंदाजा करें ये किस हद तक बेईमान लोग हैं कि एक घड़ी के कसिये के ऊपर उन्होंने पूरे 9 महीने इस कौम के ज़ाया किए कि घड़ी उसने खरीदी और बेच दी और ये कर दिया वो कर दिया। ये इनके पास ज़ाहिर बात है उस इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई केस मौजूद नहीं था, और इन्होंने खुद बाकायदा, मतलब गाड़ी वो चीज़ है कि जो तोशा खाने से नहीं ली जा सकती, एज पर लॉ नहीं ली जा सकती, और इन्होंने ली हुई है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां ली हुई है उन लोगों ने उसमें से, वो बेसिकली गवर्नमेंट को दी जाती है। तोशा खाने के अंदर क्या, प्राइम मिनिस्टर जो है अगर गवर्नमेंट में रहता है तो उसको इस्तेमाल करेगा, अगला प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर लेगा उस गाड़ी को। लेकिन उन्होंने ली हुई है, जरदारी ने भी ली हुई है, नवाज शरीफ ने भी लिया। आप लिस्ट आ जाए, नहीं आती तो आके चैलेंज कर ले मुझे। आप मसला है क्यों नहीं देते हो? क्या उसने कोई इनको कोई कॉन्ट्राबैंड आइटम पकड़ा दिए कि वो आते हैं? क्या उन्होंने नारकोटिक स्मगलिंग की थी उसके अंदर से? क्या किया था उन्होंने को वो नाराज हो जाएंगे? क्या चीज थी उन्होंने दी थी चोरी की? जो क्या उन्होंने अपने घर से चोरी करके वो चीज दी थी जो उन्हें छुपाना है? अजीब व गरीब लोग हैं। और ये सिर्फ हादसा जो है ना ये किबला नून लीग का है। अच्छा। कि जो इस तरह के मामलात के अंदर हमेशा यही रवैया रखते, और उन्होंने पीपल पार्टी ने भी यही किया इस मामले के। ठीक है हिलाली साहब, इससे पहले हम ये भी देख रहे हैं कि जी आप फरमाइए। मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। मैंने लिया है तोहफा, खरीदा है मैंने, 1,20,000 का तोहफा मुझे 18,000 में मिल गया, मैंने फट करके ले लिया। क्यों? कि जब 1,20,000 का पहला वैल्यूएशन आया, जब मेरा तनख्वाह स्पेशल सेक्रेटरी 18,000 था, मैंने कहा उसे को रख लो। फिर उन्होंने कम किया, कहने लगे ये वो, और मेरा एक बड़ा अच्छा डिप्टी सेक्रेटरी होता था जो वो उनके साथ बड़ा अच्छा उनका ये था, तो वो प्राइस कम करते गए, होलसेल रिटेल कन्वर्जन में करते 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 18,000 पे जब आ गया, मैंने भाई से पैसे लिए और दे दिया फौरन, और वो आज तक वो घड़ी मेरी वाइफ पहनी हुई है। अच्छा। मेरे कहने की बात यह है कि जब आप लोग कहते हैं फलाना प्राइस, अगर वो डैमेज नहीं है और आप लोग खुद असेस करके खुद कहते हैं कि डैमेज हुआ है और उसका प्राइस कम करो, तो मैं आई बेनिफिटेड। मगर मेरे दिल में मुझे पता है कि ये मच इट वाज मोर एक्सपेंसिव देन 18,000। मैंने कहा अगर कैबिनेट डिवीजन खुश है, मैं कौन होता हूं कहने नहीं ना। मैंने उनको फोन किया, बात किया, मेरे स्टाफ ने उनसे किया। देखिए ये चीजें जो हैं शायद
यू कैन फॉरगेट, हालांकि प्रिंसिपल एक अलग चीज है, मगर जिस किस्म के उन्होंने, मिसाल के तौर पे वो आया लिबियन, मुझे गाड़ी की चाबी कहता है देयर इज अ कार आउटसाइड, मैंने कहा क्यों, कहने लगा आपने प्राइम मिनिस्टर को कहने पे आपने एक बड़ा अच्छा शिकारगाह हमें अलॉट कर दिया है। उस वक्त मैं शिकारगाह अंडर द प्राइम मिनिस्टर करता था। मैंने कहा तो कहने लगा ये हमारा एक छोटा सा तोहफा है वो लिबिया से। आप, मैंने कहा क्या गाड़ी की चाबी, मैंने कहा किधर है गाड़ी, कहता है बाहर। मैंने कहा ले जाओ उसको फौरन, और किसी को नहीं बात करो और किसी को नहीं कहो कि तुमने ऐसी चीज, इवन यू ब्रॉट इट, हु टोल्ड यू टू गिव मी अ प्रेजेंट, कहता है नहीं हमारा रिवाज है। मैंने कहा प्लीज ले जाओ। जब यूएई वाले होते थे तो एक दफे उन्होंने आके मुझे कहने लगे कि आप जब यूएई हमारे दावत पे आए, मैंने कहा नहीं, मैं माफ़ करिए, हम काम बहुत होता है, दावत वावत छुट्टी वुट्टी ऐसी नहीं होती। कहते हैं कि नहीं, वापसी पे आप ईरान से जब आएंगे, वो ईरान भी जाना था, तो वापसी पे दुबई पे रुक जाएं। मैंने कहा कि चलो वैसा मेरा प्लेन था। तो उन्होंने कहा 1 बजे, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से परमिशन ली। उसने कहा 1 दिन तक तुम दुबई में अगर कुछ शॉपिंग वॉपिंग करना चाहते हो। मैं जब रुका, मुझे वो ले गए जिधर मैं ठहर रहा था। मैं वादा कह सकता हूँ मैंने इतना बड़ा बेडरूम तो देखा ही नहीं है। वो तो क्रिकेट मैच आप उधर खेल सकते थे, इतना बड़ा था। खैर एक रात स्पेंड किया और आई केम बैक। आई एम सेइंग ये छोटे छोटे पर्क्स ऑफ ऑफिस ठीक हैं, मगर इस किस्म का चोरी लूट और ऐसा बहाना बना है कि इलेक्शंस को आप और एक आदमी का राइट ऑफ वोट ले रहे हो। नॉनसेंस। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि पावर के साथ प्रिंसिपल्स को भी बैलेंस करना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक जी। रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं और अब पॉलिसी लेवल की बातचीत हो रही है। रुपए के मुकाबले में डॉलर को आज़ाद छोड़ दिया गया और पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख भी बढ़ाए गए हैं। तो अब IMF चाहता है कि हुकूमत एनर्जी सेक्टर में आवाम को दी जाने वाली सब्सिडीज़ ख़त्म करे और GST में इजाफा भी किया जाए। और ये सब IMF की शराइत का एक ही मकसद है कि हुकूमत अपने रेवेन्यू में इजाफा करे। डॉलर और पेट्रोलियम के नर्ख बढ़ने के आपको क्या लगता है कि अब तक क्या मुस्बत असरात सामने आए जो बाकी शराइत पूरी करने की ठान ली गई है? देखिए, पाकिस्तान पहली दफ़ा एक ऐसे बोर्ड में आया है कि जब उसको बहुत, जिसे कहते हैं, सख्त किस्म के फैसले करना पड़ेंगे और अगर आपने ना किए तो आप ना इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल सकेंगे और ना आप IMF से निकल सकेंगे। पाकिस्तान को सिर्फ 45,000 अरब रुपए चाहिए, बाकी डॉलर्स के साथ बात की बात है। सही। और पाकिस्तान का जो टोटल बजट है ये 9,500 अरब रुपया है। ठीक है। 9.5 ट्रिलियन। IMF कभी नहीं कहता आपसे, बार बार आपसे कहा है कि बिजली बढ़ाओ या ये, आपसे कहता है 2 काम करो, अपना फिस्कल डेफिसिट मैनेजेबल कर लो और अपना ट्रेड डेफिसिट मैनेजेबल करो। ये 2 मेजर रिक्वायरमेंट। ठीक है। ट्रेड डेफिसिट मैनेजमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा हो जाएं कि जब आप चीज़ें मंगवाएं तो आप उसके बदले में अपनी चीज़ें बाहर भेज सकें, तो आपको कुछ डॉलर ना खरीदना पड़े ना लेना पड़े, बराबर की। बिल्कुल सही। अगर 20 अरब रुपए का आप तेल खरीदते हैं तो आप 20 अरब रुपए की यहाँ से कॉटन की चीज़ें, यहाँ से चावल, बाकी चीज़ें भी बेच सकें। आप पाकिस्तान से आप अंदाज़ा करें कि दूसरा है कि आप फिस्कल डेफिसिट कैसे कम होता है? फिस्कल डेफिसिट ये होता है कि आप उतना कमाते नहीं जितना आप खर्च करते हैं। उन्होंने 2 सजेशन दी हैं आपके सामने और दोनों बड़ी कमाल की हैं। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो यह है कि आप अपने टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो है वो आप ख़त्म करें। मैं आपको बजट के सामने रखता हूँ, आपके बजट जो है 1523 अरब रुपये आपके डिफेंस पे जाते हैं और सिविल सर्विस के ऊपर आपके 550 हैं और इस तरह 699 आपकी सब्सिडीज जा रही हैं। अच्छा। जबकि 3,950 रुपया जो है आप सूद और कर्जों की किस्त कर 3,950 अरब रुपये किस्त अदा करते हैं। अब आप आइए पाकिस्तान की सिविल सर्विस के ऊपर। ठीक है। पाकिस्तान की सिविल सर्विस
पाकिस्तान की इंतजामी मशीनरी, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीज़ होती है लॉ एंड ऑर्डर और जुडिशरी, और कोई चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इसके ऊपर आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान जब बना था 1947 के अंदर, तो आपका कितना सिविल सर्विस का साइज था, जबकि आपके पास मशरकी पाकिस्तान भी था और ये पूरा मुल्क भी था। आपका साइज पाकिस्तान की सिविल सर्विस का 10% भी नहीं था, और आप उसके गुज़श्ता जो उसके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं 15 साल 20 साल, उसमें आप दुनिया के नक्शे पे चमके थे। आपके यहाँ इस वक्त 18वीं अमेंडमेंट के पास कम से कम 20 ऐसे महकमे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में होने ही नहीं चाहिए। अच्छा, ज़राअत सूबों में होती है, महकमा ज़राअत फेडरल गवर्नमेंट में। एजुकेशन सूबों के पास होती है, महकमा एजुकेशन वहां पर, क्योंकि एक मेरे जैसे ब्यूरोक्रेट ने 22 ग्रेड में प्रमोट होना है, कहां से प्रमोट होगा? ठीक, उसके बाद उससे 21 ग्रेड में एडिशनल सेट लेना कहां से लगेगा? ठीक इसी तरह आपने, वो बड़ी सही बात कहता था, हमारे एक टीचर थे जो इसके ऊपर उन्होंने काम किया वर्ल्ड बैंक के। अच्छा। वो कहते हैं पुलिस में एसपी के ऊपर नखरा है, किसी डीआईजी की जरूरत नहीं है, किसी एडिशनल आईजी की जरूरत नहीं है, किसी आईजी की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पुलिस होती है। अब एक आईजी का जो घर है लाहौर के अंदर GR1 के अंदर, वो तकरीबन 6-7 एकड़ के अंदर है। इधर चीफ सेक्रेटरी का घर, इस तरह डीसी के 35 एकड़ के घर, ये सारे के सारी अगर एसेट्स पाकिस्तान नीलाम करे तो पाकिस्तान जो है इस वक्त दुनिया के अंदर अपना कर्जा भी उतारता बेहतर। एक तो ये, दूसरा आप आते हैं पाकिस्तान की दूसरी उन्होंने डिमांड किया है कि आप अपनी फौज को भी कट टू द साइज करें। जब आपके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाए तो फिर आप डेटरेंट के पर आ जाते हैं। जिस वक्त पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान को हिस्से में मिली थी 1,50,000 फौज और भारत को मिली थी 2,60,000 फौज। इजराइल एक नजरियाती स्टेट है, इसराइल में रेगुलर आर्मी नहीं है। बिल्कुल, वो बंदे को कहते हैं कि भाईजान 2 साल के लिए आप काम करो, उसके बाद उसके मतलब हम फौज में काम करो और आप फौज का हिस्सा हो। आप 1,75,000 फौज रखते हैं अमेरिका के लिए कि आप बॉर्डर पे लगाएंगे, और भाई अमेरिका को जरूरत है अपनी फौज लाके बिठाए जितनी बिठानी है और चला जाए। सही। हम चाइना को जरूरत है, हम फौज को इसलिए भर्ती करते हैं क्योंकि हम उस फौज से पाकिस्तान के अवाम पे रूल करना चाहते हैं। आप चाइना का सीपैक उसको अपनी सिक्योरिटी की अरेंजमेंट करो, नॉट आर्मी, सिक्योरिटी की अरेंजमेंट करो, और अगर जरूरत है उसको सीपैक है खुद करे। अच्छा। लेकिन मसला सारा यह है कि हमने उसको डिटरेंस के लिए रखा हुआ है। मैं आपको एक बात बताऊं कि इस साइज की पाकिस्तान आर्मी और इस साइज की सिविल सर्विस, मिलिट्री एंड सिविल ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों पाकिस्तान को रन नहीं कर सकती अगर यही हालत। हाँ, रन कर सकती हैं अगर आप कमाना शुरू करते हैं। कमाना शुरू करते हैं। साउथ कोरिया रन करता है। वजह, साउथ कोरिया $12 अरब खर्च करता है फौज पे, हम $4 अरब खर्च करते हैं फौज के ऊपर, लेकिन कमाता है। आप कमाने दो लोगों को, आप लोगों को कमाने नहीं देते हो। आपने चोर चक्के जो जिस तरह की सूरत हाल हो उनको प्रोटेक्ट करते हो, उनको सिविल सर्विस में भी वो हैं, पॉलिटिक्स में भी वो हैं, बददियानत भी वो हैं। आप जिस मुल्क के अंदर ये तस्वर बन जाए कि नैब और तरक्की साथ साथ नहीं चल सकते, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। ली कुआन यू ने एक बात की थी, आखिरी बात करता हूं मैं। उसने कहा था नवाज शरीफ को, उसने कहा था अपने लोगों की, अफसरान की तनख्वाह इस सतह पर लेके आओ कि वो करप्शन का सोच न सकें, और फिर वो करप्शन करें तो उनको फांसी पे लटका दो। अच्छा, इस तरह मुल्क तरक्की क्या करते हैं? इस तरह नहीं तरक्की क्या करते कि नैब पे ताला लगाओ और जिसको जो चाहे मर्जी करने दो। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव बजट कट डाउन करने वाली शर्त पर कितना अमल दरामद हो सकेगा? बहुत हो सकता है अगर आप चाहते हैं, बहुत हो सकता है। मगर देखिए, आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि क्या होना चाहिए हमारे कॉस्ट कटिंग? वो तो एक बड़ा काम है, इकोनॉमी बैठे हैं, सब चीज़ें एक्सपेंसेस लें, और हम ये ऐसे शो पे नहीं कर सकते। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप वादा क्यों करते हैं जो वो पूरा नहीं कर सकते? कि आप पैदा हुए हैं झूठे? आर यू बोर्न लायर्स? कि आप इतने इनकॉम्पिटेंट हैं और इतने करप्ट हैं? क्या वजह है भाई? आपको पता है कितने पैसे की जरूरत है, आपको वो पैसे मिलते हैं, आप ही मांगते हैं, आपको मिलते हैं, मगर आप उससे ज्यादा खर्चते हैं। तो उसका वजह क्या है? आप इनकॉम्पिटेंट हैं,
आप तो एक बजट, एक हाउस होल्ड बजट में नहीं रन कर सकते हैं, इसलिए कि आप ग्रीडी हैं, आप एक्सट्रावेगेंट हैं, करप्ट हैं, पता नहीं क्या हैं आप। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, ये जो आए थे उन्होंने कहा जी सीधी सादी बात है, आपने एग्री किया था एक्स्ट्रा जीएसटी लगाएंगे 800 बिलियन का, आप फ्यूल टैक्स लगाएंगे, वो पेट्रोलियम लेवी, प्लस आप इलेक्ट्रिक चार्जेस 70-80% से बड़ा करेंगे, गैस जो नॉमिनल प्राइस पे मिलता था आप उसको 120% ज़्यादा करेंगे, और आप हमारे कर्ज को प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आप देंगे। ये इस तरीके से आप उसको फेंटेंगे। हम आपके साथ बैठ के मान लिया, 23 दफे आपने फेल किया है, 23 टाइम्स आपने कहा है सॉरी हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपका विल नहीं है, आप करप्ट हैं, आप ग्रीडी हैं। तो उन्होंने कहते हैं हम नहीं बताना चाहते हैं आपको आप कैसे करेंगे, मगर अगर आप कहते हैं हम नहीं कर सकते और हमें आप बिठा के पूछते हैं तो माय गॉड क्या ये मुश्किल काम है? एग्रीकल्चरल टैक्स लगाओ, रिच को टैक्स करो, जीएसटी बढ़ाओ, डायरेक्ट टैक्सेशन करो, क्या बात है? देखिए इतना आसान है, इतना आसान है, मैं बताता हूं कितना आसान है। आप देखेंगे कि आपके जो हमसाया में घर है, आप जानते हैं वो घर कैसा बना, कितने पे बना, कितने का बनता है, और आप पता करेंगे कि यार ये तो कस्टम्स का इंस्पेक्टर है। तो आप कहेंगे इसको पूछो तो सही, उसको पूछो, अगर वो ठीक से जवाब दे दिया फाइन, अगर वो जवाब नहीं दिया जैसे ली क्वान यू कह रहा था, जैसे चीनी कहते हैं, तो आप उसको ले जाएं और कहें कि आपने यू हैव कॉज्ड अ लॉस टू द स्टेट 14 लाख से ज्यादा, लिहाजा उसका सजा है मौत, मगर हम आपको गोली से जो मारेंगे उसके लिए भी आपसे हम पैसे वसूल करेंगे। आप समझते हैं कि अगर 5 लोगों को ऐसे आप उड़ा दें, टॉप पीपल, आप मुझे बताएं कितने लोग चोरी करेंगे? अभी कानून खत्म कर दिया है। मैटर इज यू डोंट हैव इट। लाली साहब, एसेट बियॉन्ड मीन्स तो कानून ही खत्म कर दिया है शहबाज शरीफ साहब ने, बड़े बड़े लोग बाहर निकल गए हैं। There you are। अच्छा दूसरी बात, ये तो इन अदर वर्ड्स उन्होंने एक कानून निकाला है जिधर उन्होंने कहा कि चोरी और करो। अच्छा अब आपको मैं बताता हूं, आपको शायद ये पता ना हो, आईएमएफ हमारे साथ बैठी हुई है, मगर आईएमएफ को थोड़ा सा ये तो बता दें कि यूनाइटेड नेशंस के थ्रू तुम तो अफगानीज खरीद रहे हो, तुमने अफगानीज खरीद रहे हो, भाई अफगानीज से तुम क्या कर रहे हो और इतना क्या जरूरत है तुम्हें? इन अदर वर्ड्स चुपके से तुम अफगानिस्तान को एक किस्म का सब्सिडी दे रहे हो। चलो ठीक है, वो अफगानिस्तान आपका दोस्त है, दुश्मन है, क्या है हमें नहीं पता, और अगर उनका भला होता है तो हमारा भी भला तो कर लें ना, हमारे से भी आप थोड़े रुपये खरीद लें, अदरवाइज एक्सप्लेन टू अस व्हाई यू आर डूइंग इट। और उनका नतीजा क्या होता है? जब वो अफगानी खरीदते हैं, अफगानी हमारे से तगड़ा हो गया है, अफगानी इज नाउ मोर पावरफुल देन द रुपी। बिल्कुल। और अफगानी क्या करते हैं? उधर से स्मगल करते हैं डॉलर्स हमारे वहां से, वही डॉलर जो अमेरिका सब्सिडाइज कर रहा है वही अफगानी दे के ये ले रहे। देखिए खुदा के लिए आपको, इफ यू हैव क्लीन हैंड्स, वो कहते हैं ना when you go for judgment or you go for equity you must have clean hands। जब आपके हाथ साफ होते हैं आप कुछ भी उनको कह सकते हैं। मगर जब वो कहते हैं ये चोर को नहीं पकड़ा तुमने, उस चोर को नहीं पकड़ा, तुम्हारा कोई लॉ ही नहीं है, तुमने तो अब एविडेंस का प्रूफ, ओनर्स ऑफ प्रूफ तुमने चोर पे रखा हुआ है। उलट हो गया, उलट हो गया। सॉरी पुलिस पे, आई बेग योर पार्डन, पुलिस पे रखा हुआ है। ये एफआईए क्या प्रूफ करेगी? इसलिए अगर इनके पास एक ही टैक्टिक होता मारने के अलावा तो आप पता हो जाता, मगर दे हैव नो अदर टैक्टिक। बिल्कुल ठीक है। और ये सब लास्ट मिनट है, जल्दी से ये बता दें कि क्या आईएमएफ की शराइत लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर देगी? देखें, पाकिस्तान ने रास्ता वही निकालना है कि आम आदमी पे टैक्स लगाना है। ठीक है। ये कभी भी अशराफिया पे टैक्स नहीं लगाएगी, ये कभी भी एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगाएगी, ये कभी भी प्लाटों पे, जमीनों पे, जायदादों पे टैक्स नहीं लगाएगी। आप देखिए रोज एक बंदा, इतनी बड़ी हेडलाइन लगती है, बरी हो गया एसेट बियॉन्ड मीन्स के लिए। उरिया मकबूल जान जो है वो शानदार सूट पहनता है जो कि 50,000 रुपये का है, 20,000 के जूते पहनता है,
1.5 लाख रुपए का पेन उसने अगर पकड़ा हुआ है तो मुझसे सवाल किया जा सकता है कि भाई ये तुमने कहां से लिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने ये कानून खत्म कर दिया है। अब जो सवाल करता है उसे बताना पड़ेगा कि औरिया मकबूल जान ने चोरी से ये बनाया है। ये कौन साबित करेगा? ये तो सारी जिंदगी नहीं साबित किया जा सकता। कोई बात नहीं, खत्म ही हो। ये है जिसकी वजह से सारे का सारा मामला जो है वो खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर हो हम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।